हेलो। गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे आप सब? मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। मैंने सीआरपीसी के ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दिए। इसमें से तो आपको समझ में आ रहा ही होगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। मेरा तो दिल है कि मैं एक एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं, लेकिन शायद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो लेट अस स्टार्ट। वैसे भी मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे तब तक ऐसे लगता ही नहीं था कि हमने कुछ पढ़ाई की है या हमें कुछ आता है। तो बेटर, मेरी तो सजेशन यही होती है कि आप लोग अपना समझ के चलिए, क्योंकि द टाइम इज गोइंग रनिंग। और लॉ के स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस, उसके साथ में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। स्टेट ऑफ एनएसिटी वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू 2005 एसईसी 600। देखिए, मैंने ये जो केस लॉस लिखे हैं, दिस इज वेरी वेरी केस लॉस, आप अपने बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये केस लॉस के साथ डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप ये सारे के सारे केस लॉस। अब पीके वर्सेस पीके बशीर 2014 एसईसी 473 पेज नंबर। मैं सारे के सारे केस लॉस ना रीड करते हुए आई विल शो यू द पार्ट। चलिए, आई एम एडवोकेट पीयू रत्नानी, वेलकम एवरीबॉडी। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस विद आंसर्स। हियर वी बिगिन। यही तो है क्राइम। देखिए कैसा होता है क्राइम। और ये दूसरे केस लॉस है, ओम प्रकाश बेलिया वर्सेस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया केस। ये मॉडलिटीज ऑफ प्रूफ ऑफ डिजिटल एविडेंस को लेकर बोलता है। कुंदल सिंह वर्सेस 2015 एससीसी दिल्ली, पेज नंबर 13647। आई एम नॉट रीडिंग ईच एंड एवरी केस लॉ, दिस इज द इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू पुट अप फॉर यू। सी ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट केस लॉस है, जो रीसेंट केस लॉस है, उसी को मैंने ज्यादातर, और जो कि केस लॉस एग्जाम में आते हैं पर्टिकुलरली वही लिया है। एलएलबी होने दीजिए, बीएसएल स्टूडेंट होने दीजिए, या फिर जुडिशरी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल? तो इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होता है, इन सिविल। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, राइट। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज अ डेड और कैन नॉट बी फाउंड इज नॉट रेलेवेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन की बात कर रही है। व्हेन इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ अ बिजनेस, when it is made in the favor of interest of a maker, when it relates to the circumstances of transaction resulting into death, when it relates to the existence of relationship। पहले तो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑफ द मेकर की बात कर रहा है ना। अगर आपने डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर एकदम सेक्शन नंबर 32 एविडेंस एक्ट को पढ़ा है ना, तो ये तो यूं आपके लिए चुटकियों भर के क्वेश्चन है। डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन नॉट एबल टू कॉल एज अ विटनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज एडमिसिबल अंडर 32 का 1 2 3 4 और 7। देखो, आपने ना 32 के जब आपने पढ़े होंगे, तो मैंने तो एक ट्रिक बताई थी जिससे मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो ये क्वेश्चन है, तो ये कोर्स ऑफ द बिजनेस का जो हमने देखा है, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारे के सारे उसमें ऑलरेडी दिए गए हैं। तो ये 32 के 2 की क्लॉज की बात कर रहा है ना। वो क्या बोलता है मुझे कमेंट में बताइए। रेलेवेंट फैक्ट्स टू कंसीडर द स्टेटमेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर। अब रेलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर करने के बाद में ये रिलेट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ एक्शन, बिल्कुल नहीं। व्हेन इट इज मेड इन द विल, डेड, ऑल दी अबव, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये तो ऐसे हो गया ना कि जैसे 32 का पिटारा खोल दिया है मैंने, है ना। जम के मारो 32 के अंदर। चलिए, 30, a dying declaration to be admissible must be made to a, किसको करना चाहिए a dying declaration? और ये एडमिसिबल की बात कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट को, डॉक्टर को, पुलिस को, या ऑल ऑफ दीज को, तो किसी को भी कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट को, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मुझसे इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट किया था कि मैम ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो अगर आप बैठे हैं यहाँ तो बिल्कुल मुझे बताइए। चलिए फर्दर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए? देखो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ लेटर ऑफ एज डिजीज फादर टू अ फ्रेंड अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ ए इज रेलेवेंट फैक्ट। A letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A is not a relevant fact. A letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A is not admissible in evidence. None of the above.
तो ये तो 100% है कि शिट, आई एम सॉरी अगेन। चलिए, 1 सेकेंड, सॉरी। फिर से चलते हैं अपने प्रश्नों के साइड में, ड्यू टू टेक्निकल इशू। चलिए, तो द आंसर टू दिस, अ लेटर टू अ डिजीज फादर अनाउंसिंग द रेलेवेंट फैक्ट। ओके, चलिए। द प्रिंसिपल ऑन विच अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज इंडिकेटेड द मैक्सिम के बारे में बोला गया है। देखो, अगर ये मैक्सिम आपको पता है, निमो मोटरियस मेंटेन, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर ये मैक्सिम पूछा जाता है। तो इस मैक्सिम को आप देख लीजिए, 32 के अंदर ये ऑलरेडी दिया गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल, डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल may be made either to before a magistrate or police। made before a magistrate सिर्फ क्या उनके पास ही होगा क्या? must be made to a police officer, must be made to doctor or a private person। Section 32 of the Indian Evidence Act does not speak which of the following kind of a person। तो यहाँ पे person who is a dead, person who cannot be found, person who is unwilling to give evidence, person who has become incapable। देखो, तुम एविडेंस नहीं देखेंगे देंगे तो हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे, ठीक है। The question is to give the date of Y's birth and entry in the diary of a deceased surgeon regularly kept in the course of a business, stating that on a given day he attended Y's mother and delivered her of a son is a relevant fact under which of the following section of the Indian Evidence Act। देखो, इस प्रश्न को बहुत अच्छी से और गहराई से पढ़ो। देखो, आपको पता है कि सेक्शन 32 क्या बोलता है ना। तो देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। और सेक्शन 32 जब डाइंग डिक्लेरेशन की बात आती है तो यहाँ पर जब जो क्वेश्चन है, बिजनेस स्टेटिंग ऑन अ गिवन डे ही अटेंडेड वाइज मदर एंड डिलीवर्ड हर ऑफ सन, यहाँ पर वो गया था, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है? चलिए, लेट्स मूव अगेन। For dying declaration to be admissible in the evidence, which of the following is not necessary? ठीक है, यहाँ पर for dying declaration which of the is not necessary की बात पूछी गई है, तो that it should relate to the cause of action। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अ, सीधा सीधा बात है कि that the person making the statement was, एक मिनट, हाँ, that it should relate to the cause of death of the person making, that the person making the statement was unexpected of death, that it relates to the circumstances of the transaction related in his death, all of the। बिल्कुल बात है कि the person making the statement under the exception of death। देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए अपने दिमाग में। फॉर अ डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल एविडेंस इन एविडेंस इज नॉट फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, फॉर डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल एविडेंस फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी। एक मिनट, हाँ, ओके, मेरे से ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो आपने तो देख ही लिया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, दैट द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। चलिए, hearsay evidence is no evidence, which of the following is an exception to the rule of the evidence? 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। hearsay को लेकर काफी कुछ मैंने आपको बता दिया। which of the following is not considered as an evidence under Indian Evidence Act 1872? तो ये तो hearsay एविडेंस की बात कर रहा है ना, सुनी सुनाई बातें, यहाँ की वहां, ऐसा वैसा, आओ बहन चुगली करें, है ना। मैं तो ऐसे यही कहती हूँ। A dying declaration cannot form a sole on the basis of conviction unless corroborated, is a weak kind of evidence, standing on the same footing as any other piece of an evidence, has been subjected to very close scrutiny for reliability। Select the correct answer using the code given below। यहाँ पर आपको कोड्स दिए हुए हैं, A B C D ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसमें से आपको चूज करना है डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर। तो स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग, yes, and has been subjected to a very close scrutiny for the reliability. The answer is and has to be 110%, 3 and 4। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, फुटिंग भी बता दी। चलिए नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स। डाइंग डिक्लेरेशन का एक्सप्रेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो मैं ये स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, declaration of a person's contemplation of death, statement of a deceased person or is a cause of death, declaration of person is a deathbed about the deposition of his property, the statement of a deceased person to his cause of death की बात की जा रही है, ठीक है, cause of death। Dying declaration is a statement made by the person, यहाँ पर before the police officer only, before the doctor only, as cause to his death, none of the above। तो जो as cause to his death। अब मैं आपको बता दूं ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, रियल बता रही हूं, ऐसा नहीं, और बहुत अथेंटिकेटेड क्वेश्चंस लेके यहाँ पे मैंने पूछा है। अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 of Indian Evidence Act is admissible in the evidence, even if it is made in the police officer, when it is reduced in the writing, only when it is made to the judicial magistrate, only when it is made to the executive magistrate। तो even when it is made in the police officer, ठीक है, made to a, inner लिखा है to a। डाइंग डिक्लेरेशन बी मेड इन, अब देखो मैजिस्ट्रेट की बात तो मैंने आपको बता दी, डॉक्टर की बात बता दी, एनी ऑफ द पर्सन, तो सभी को कर सकते हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म अ सोल बेसिस डैश corroborated by an independent evidence on the basis of, यहां पर आप बताएं क्या है, वैसे तो ये क्वेश्चन में आएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इट्स कन्विक्शन, ठीक है। Any corroborated independent evidence can be on the basis of conviction only, cannot form a seal of a conviction। only B and C की जो बात यहाँ पे की गई है, तो 100% बात है, can form a sole basis of conviction without corroboration by the independent evidence। corroboration का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? A dying declaration made under 32 of Indian Evidence Act is subject to the control of 164 CRPC, 161, 162 CRPC, 52 and 54 CRPC, 158 of the Indian Evidence Act, sorry, और 52 and 54 is also Indian Evidence Act। CRPC फ्लू में पूछी गई। चलिए 158, ओके, चलिए under section 32 of Indian Evidence Act, a statement of a person who is dead to be admissible must relate to the own cause of his death, must relate to the cause of someone else's death, may relate to the cause of someone else's death both। तो obviously must relate to the cause of own death की बात कर रहा है। The form of dying declaration is, अब यहाँ पे ये फॉर्म की बात कर रहा है, तो it is immaterial, it's material, must be in writing only and must be, तो of course इमटेरियल की बात कर रहा है, फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। चलिए फर्दर बढ़ते हैं। अंडर 32 ऑफ 1 इंडियन एविडेंस एक्ट, बाय whom these are relevant: person who are dead, person who are incapable of giving evidence, person whose attendance cannot be procured without any delay, all of these। तो ऑफ कोर्स ये सबके सब तो मेरे को तो एकदम जम के लग रहे हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। पर्सन हुज डेड वो भी है, इनकेपेबल जो एविडेंस नहीं दे पा रहा है, अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोग्राउड, है ना। अंडर which of the following is essential condition for admissibility of dying declaration? देखिए यहाँ पर ना एडमिसिबिलिटी की बात की जा रही है, एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो जो भी पर्सन कोई भी स्टेटमेंट बना रहा है एक्सेप्शन ऑफ द डेथ at the time of making such statement, so this is a right answer। A dying declaration is relevant evidence under 32 of Indian Evidence Act, notwithstanding has been a hearsay evidence because, ये सारे के सारे statements को आप read कीजिए। A statement by a person as to the cause of his death is treated in the law of Solomon statement,
If a person are dead, anything said by sorry, the person as to the cause of death is relevant since the death of cannot be brought before the magistrate the court to testify necessary make inevitable to admit such statement. It is believed that the person would not meet his maker with lies in the mouth. देखो इससे बड़ी बात तो कोई भी नहीं है, ठीक है. बिकॉज द सोसाइटी ओज अ ड्यूटी टू द डेड पर्सन टू जिव. अरे यार ये सोसाइटी देगी जस्टिस. चल फट. चलिए 326 with respect to the dying declaration under Indian Evidence Act, choose the true statement about prepositions. इन prepositions को आप रीड करेंगे और इसमें से जो स्टेटमेंट असर्ट होगी यानी कि आपको वो जो स्टेटमेंट लगेगी उसके हिसाब से इसको अपन आंसर करेंगे, ठीक है. जो भी करेक्ट है इनकरेक्ट है उसके हिसाब से इसको चूज करना है. तो परसेंटेज ऑफ बर्न इंजरी alone would not determine the admissibility of dying declaration. Absence of medical certificate as to the body is a fit ground to of dying declaration. Opinion of a magistrate as to the fifth state. तो 1 and 3 are correct और 1 and 3 are correct. Yes. और ये जो है सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है. तो ये तो नहीं होता, ठीक है ना. स्टेट ऑफ द बॉडी टू फिट ग्राउंड. तो आंसर इज दिस. यस ऑफ कोर्स. ठीक है, द आंसर इज सी देन. चलिए 327 विच ऑफ द प्रपोजिशन इज करेक्ट वन. अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हुज अ डेड इज अ रेलेवेंट, relates to the cause of dead of body. Statement of a disease made in the will relating to the relationship by marriage with the disease and above affairs of a family is relevant. Statement of witness recorded by the magistrate under 164 CRPC not before his death is relevant. Statement of witness recorded under 299 of CRPC but is alive can be used to evidence without his examination. देखो इसमें से जो प्रिपोजिशन की बात की जा रही है तो विच ऑफ द प्रिपोजिशंस आर द करेक्ट वन. मैं आपको बता दूं कि इसको जो क्वेश्चन ये पूछा गया था ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है. ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको देखिए. स्टेटमेंट ऑफ डिजीज मेड इल will and relating to the relationship by marriage with the disease and above affairs of his family is relevant. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following could be proof as dying declaration after the death of the person? तो FIR lodged by the person disease, statement of the 161 of the disease recorded, statement of a person recorded by the executive magistrate, all of these. तो ये तो सब भी है, ये भी होता है. इसके बाद 161 क्योंकि जब तक स्टेटमेंट इनको कोर्ट में नहीं लेके जाते हैं तब तक इसको वही स्टेटमेंट बोला जाएगा. फिर इसके बाद में एग्जीक्यूटिव, देन आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर. मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम इज कंटेन. देखो आपने पढ़ा होगा 31 को ध्यान से. तो कस्टम की बात की जा रही है. मोड ऑफ कस्टम 32(4) में, 32(7) में, 48 में, ऑल ऑफ दी अबव. सब में तो पढ़ा है हमने कस्टम के बारे में, है ना. जो कस्टम जिसका कस्टम होगा उसी को पता होगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेटमेंट नीड नॉट बी इन राइटिंग. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइटिंग में नहीं होनी चाहिए. तो जो स्टेटमेंट डेफिनेटली डाइंग डिक्लेरेशन वाली, ठीक है. फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग अ विटनेस 145, रिफ्रेश द मेमोरी की बात की जा रही है. उसके बाद में अ स्टेटमेंट कैन बी यूज अंडर सेक्शन 162. चलिए exception to the hearsay rule are in the Indian evidence 17 and 18, 32 and 33, 34 and 35, 36 and 37. ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आइस बोला जा रहा है यहाँ पे. सेक्शन नंबर 32 एंड 33. चलिए एक्सेप्शन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ hearsay इज. एक्सेप्शन पूछा गया, आई एम सॉरी, एक्सेप्शन बोला गया है. तो 62, 32, 21, 72 इंडियन एविडेंस इसके हिसाब से पक्की बात है. हाँ जी, पूरी तरह से पक्की बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस. यहाँ पर कन्फेशन, जुडिशियल डाइंग डिक्लेरेशन, जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन,
नन ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स डाइंग डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, और मैं आपको बता दूं ये 2017 के प्री में पूछा गया था। चलिए, a woman is raped and makes a statement that the raped her 2 days later. She commits a suicide. Her statement regarding the rape is. अब इनमें से जो स्टेटमेंट है वो रेप को लेकर एडमिसिबल होगी, नॉट एडमिसिबल होगी, या एडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ओनली इफ देर इज अ some evidence directly connecting to the rape. ठीक है, not this, not this. Further, under 33 of Indian Evidence Act, a witness recorded in an earlier judicial proceedings can be produced in another judicial proceedings where, देखो यहाँ पे क्या पूछा रहा है, विटनेस ए इज अलाइव के बारे में, वेर विटनेस is alive and incapable of giving evidence, criminal proceedings are pending against, there was no right and opportunity of cross examination. तो भाई सीधा सा यहाँ पे विटनेस इज अलाइव एंड इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, 33 की बात कर रहा है यहाँ पे। एविडेंस ऑफ इन अ प्रीवियस प्रोसीडिंग्स वुड बी एडमिसिबल अंडर 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओनली इफ द एडवर्स पार्ट इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग्स हैज द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, कनेक्शन लॉस्ट। चलिए, इनमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, अ, ये तो सीधी सीधी बात है कि जो भी 35 के अंदर एडवर्स पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स को लेकर अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामाइन विटनेस, तो ऑफकोर्स ये ट्रू है, फॉल्स तो हो ही नहीं सकता, पार्टली ट्रू, नन ऑफ दी, सॉरी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। Which of the following provision of Indian Evidence Act permits a evasion mentioned in one case to be considered relevant in a subsequent proceedings? तो section number 33 की बात कर रहा है, none other 33. In a suit after the examination of cross-examination of witness, the plaintiff was returned for a presentation to the court of competent jurisdiction. Before the proceedings started in a court, the witness died. His witness मर गया, उसकी deposition admissible होगी, क्या होगी, या फिर 32 में, 33 में, 6 में, या इन एडमिसिबल इन एविडेंस होगी? तो ऑफकोर्स 33 में तो एडमिसिबिलिटी है ही ना, वही तो बोलता है। देखो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस विल द एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स be a relevant in subsequent proceedings under section 33 of Indian Evidence Act 1872? तो यहाँ पर when the witness cannot be found, when the presence of witness cannot be obtained without undue delay, unreasonable, when the witness is dead, all of the above. तो of course all of the above is the right answer, सभी में है। चलिए, 340, evidence of witness recorded in the earlier proceedings is relevant and admissible in the subsequent proceedings provided witness is dead and cannot be examined. Earlier proceedings was between the same, uh, adverse party has a right to cross a witness, witness is dead and cannot be examined, and the issue earlier proceedings were the same. Witness has been hostile to the party who is required to the subsequent proceedings. Witness is not willing to give evidence subsequent proceedings. ठीक है, witness is dead। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस है आपको, अगर नहीं होते तो मैं इतना फोर्सफुली लेती ही नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस विल नॉट बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? तो व्हेन द स्टेटमेंट इज, when the witness is abroad, when the witness is dead, बिल्कुल नहीं, when the witness cannot be found, when the witness is in coma, तो when the witness is staying in abroad की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A sues for 1,000 and shows the entries in his books of account showing that B is indebted to him, to his upon under Indian Evidence Act. तो ये कौन सी एंट्री की बात कर रहा है? जो एंट्री आर रेलेवेंट बट आर नॉट सफिशिएंट विदाउट other evidence to prove the debt. ठीक है, entries are sufficient without the other evidence? नहीं, entries are not relevant whether sufficient without, ठीक है ना, the entries are neither relevant nor sufficient to prove the debt. चलिए
मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है तो क्लास को ज्वाइन कीजिए। 100% ये सारी बातें क्लियर नहीं, एकदम अप टू द मार्क हो जाएगी। रेलेवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोन, रेलेवेंट एंट्रीज की बात कर रहे हैं। आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद द लाइबिलिटी, सफिशिएंट टू चार्ज है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड है, कैन हेल्प द जज इन डिसाइडिंग द सूट। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो केस है, लीडिंग केस, जो एंट्रीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर पूछा जाता है, तो भाई मैं बता दूं कि हमारे आडवाणी जी जो है वो सिंधी है, जैसे कि हम हैं। तो अकाउंट्स में हम लोग थोड़े बनिया टाइप होते हैं। मस्ती कर रही हूँ। चलिए, 345, वेदर अ पार्टी कैन प्रूव एंट्रीज मेड बाय इटसेल्फ इन अ बुक ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर नो, यस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, यस। तो यस, 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 द आंसर इज यस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। तो देखिए, राजू सूज किरण फॉर रुपीज 38,000 एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ राजू अमाउंट्स टू। तो ये तो रेलेवेंट ही हो गया ना। यस, एडमिसिबल ऑफ लाइबिलिटी, इनएडमिसिबल नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, ए सूज फॉर 1,000 एंट्रीज शोइंग दैट, आई एम सॉरी यार, फिर से आ गई, विथ सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द प्रूफ ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कस्टमरी प्रैक्टिस जो 35 में, हमने 48 में और 49 में देखी है ना। तो दिस इज अ कस्टमरी प्रैक्टिसेस। चलिए, X sues Y for 1 lakh and relies on the entries in his account. Y is indebited to him in his account to prove the debt. देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है ना, X sues Y, तो मिया एंट्री ये सफिशिएंट होगी क्या? एंट्री इज नॉट एडमिसिबल इन द इंडिपेंडेंट एविडेंस को लेना पड़ेगा, या एंट्रीज रेलेवेंट बट आर नॉट अलोन सफिशिएंट टू स्टैब्लिश द लायबिलिटी ऑफ वाई, द एंट्रीज कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। तो यस, द एंट्रीज आर रेलेवेंट बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस इज नॉट करेक्टली मैच, पेयर्स आर करेक्टली नॉट, पेरिस पेयर्स, सॉरी, pairs are not correctly matched, ये क्वेश्चन पूछा गया है। Relevancy of statement as to the law contained in the law book, section 38 of Indian Evidence Act. Relevancy of statement in maps, section 35. Relevancy of certain evidence providing for the proceeding to the truth of the facts, 34. Relevancy of the statement as to the facts of public in nature, तो definitely यहाँ पर correctly match पूछा गया है। तो relevancy of statement in maps, section number 35 is totally correct. Which of the following section Indian Evidence Act deals with the relevancy of statement as to any law contained in the law books? Any law contained in the law books, देखो ये क्वेश्चन ना रिपीट होता है, ये 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 38 की बात कर रहा है। लॉ बुक्स पढ़ा है कि नहीं? क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, और बहुत सारे टीचर्स तो बोलते हैं मत पढ़ो। देखो क्वेश्चंस कैसे आए हैं इसमें से। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेक्शन 39 से रिलेट करता है ना। सेक्शन 39 के अंदर देखो, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहा है। अलोन आर सफिशिएंट, अलोन आर सफिशिएंट नहीं, टू एनी पर्सन विथ लाइबिलिटी, एनी कोरैबोरेटिव एविडेंस, are inadmissible in evidence, are relevant for the purpose of evidence। तो are only corroborative evidence। पहले तो मुझे corroborative का मतलब बताओ, मैंने आगे भी पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 and 44 section deal with the relevance of character, opinion of third person, judgment, decree and order, statement made under the special circumstances। कतई नहीं। The principle of res judicata has been incorporated under the Indian Evidence Act 1872 under, इसको रेस जूडिकाटा मैंने सुना है बहुत जनों को पढ़ते हुए, इट्स रेस जूडिकेटा, सो रीड इट इन दिस वे, और जूडिकाटा तो नहीं पढ़ना चाहिए।
आई डोंट नो व्हाट प्रोनाउंसिएशन हैज बीन ब्रॉट टू यू पीपल। चलिए सेक्शन नंबर 40 की बात कर रहा है। ओके, under the following section of Indian Evidence Act, the previous judgment are relevant to the bar of second suit or trial। यहाँ पर बार की बात की जा रही है, वो भी सेकेंड सूट को लेकर। तो 100% सेक्शन 40 की बात की जा रही है, 39, 11, 42 इज योर आंसर। What provision of Indian Evidence Act makes a space of application of the principle of res judicata? सेक्शन नंबर 26, 40, 45। तो ये 40 की बात कर रहा है ना। चलिए, द सेंट्रल रूल इज द ओपिनियन ऑफ बिलीफ ऑफ द विटनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इज रेलेवेंट एक्सेप्शन to this rule has been laid down in the Indian Evidence Act. This section containing the exceptions are, इसके अंदर exceptions को लेकर पूछा गया है। 50 to 55, 10 to 15 का स्लैब दिया गया है, 6 to 9 exceptions बोला गया है। तो 45 to 51 इसके exceptions है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कॉम्पिटेंट कोड अमॉन्ग द फॉलोइंग जजमेंट इन रेम। मैंने जजमेंट इन रेम को लेकर आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स वट एवर यू फील लाइक। चलिए, इन अ मनी सूट, इन अ सूट फॉर परमानेंट injunction, the exercise of matrimonial or insolvency jurisdiction, none of the above। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधा सीधा हिसाब है। ये एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिमोनियल इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें। अंडर द आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन टू द रेस इंटर आलियस जुडिकेटा मैलम एलियस। सेम टू सेम एक क्वेश्चन आगे भी पढ़ा, जिसको लेकर मैंने आपको कुछ बताया भी। तो सेक्शन 41 की भी बात कर रहा है, सेक्शन 42 की बात कर रहा है, तो बोथ ए एंड बी। परफेक्ट। चलिए, द डिसीजन एज टू अ प्रोबैट कोर्ट इज। अभी आपको पता है ना, पहले बताऊं कि प्रोबैट क्या होता है ना। अगर पता है प्रोबैट तो मुझे भी बताइए क्या होता है। अगर आपने विल के बारे में पता है तो प्रोबैट के बारे में तो 100% मालूम होना चाहिए। जजमेंट इन रेम की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज पोसुनम। पोसुनम में से अ फाइनल जजमेंट इन द सूट फॉर अ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंक्यूजल राइट, है ना, सीधा सीधा हिसाब है। पोसुनम की बात कर रहा है, पर्सनल पर्सनल, है ना। द प्रिजम्पशन अंडर 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब प्रिजम्पशन की बात अगर मैं बताऊं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, इरिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इरिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ और रिजम्पशन ऑफ। तो ये इरिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि रिबर्टेबल और इरिबेटेबल को लेकर अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा है तो 100%, और मेरी जो स्टूडेंट है उजमा, वो तो 100% क्वेश्चंस को मस्त तरीके से अटेंड कर रही है। चलिए, irrevocable presumption of law are indicated by Indian Evidence Act by the expression of may presume, shall presume, conclusive proof। may और shall का पता है तो 100% आपको एविडेंस मालूम है। Which of the following section of Indian Evidence Act 1872 deals with a conclusive proof? अब यहाँ पे 41, 112, 113, 112, 13, 112 एंड 113, तो 100% 41, 112 एंड 114 जो कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बताता है। Which kind of jurisdiction is not mentioned under 41 of Indian Evidence Act? प्रोबैट को लेकर आपने पढ़ा है, एडमिरेबिलिटी, इंसॉल्वेंसी, रेवेन्यू। तो ऑलवेज एंड द इज टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू। अगर आपने पढ़ा है ना रेवेन्यू के बारे में, तो ये 41 जो है वो रेवेन्यू की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि विच काइंड ऑफ jurisdiction इज मेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिजम्पशन अंडर 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट is an presumption of fact है, presumption of law है, सॉरी, refutable presumption of law है, presumption of fact and law है, irrebuttable presumption of law है। तो 100% ये 41 की बात कर रहा है, तो ये irrebuttable presumption की बात कर रहा है। A prosecution for stealing a cow from him. B is convicted. A is afterwards sues C for the cow, which A has sold to him before his convicting. What will be the importance of judgment of B's conviction between suit of A and C? देखो, यहाँ पे रेलेवेंट के बारे में पूछा गया है, इरेलेवेंट है क्या ये, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है या नन ऑफ दीज है। तो 100% ये स्टेलिंग ऑफ काउ की बात है, तो ये तो कहीं ना कहीं टोटली इरेलीवेंट है ना। तो आंसर टू दिस इज इरेलीवेंट, आई एम क्वाइट श्योर। अगर आपको पता है
कि रॉन्ग है तो मुझे भी बताइए, क्योंकि ये 100% राइट है। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। प्रोसिक्यूशन, A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted dash for the cow. B had sold him to dash the conviction. अब जजमेंट हुई है बी के अगेंस्ट में, तो रेलेवेंट एज बिटवीन ए एंड सी, irrelevant between A and C, is without jurisdiction, is conclusive proof. तो ये तो irrelevant ही होगा ना बिटवीन ए एंड सी, इसका क्या लेना देना है? तो सॉरी, इट्स irrelevant। हाँ, मैंने यही कहा ना, ओके। irrelevant बिटवीन ए एंड सी, तो रेलेवेंट तो हो ही नहीं सकता, है ना। विदाउट जुरिस्डिक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पर, कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी नहीं है, तो 100% रेलेवेंट एज बिटवीन ए एंड सी की बात कर रहा है। इररेलेवेंट, यार मैं ना बोलना इररेलेवेंट चाह रही हूँ, घड़ी घड़ी वही बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इररेलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ जजमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी कोड, जजमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल कोड, जजमेंट ऑफ प्रोबैट कोड, जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोड? तो ये तो सीधी सीधी बात है ना यार, ये तो क्रिमिनल कोड की बात कर रहा है, डायरेक्ट सा हिसाब है। Has obtained a decree from the possession of land against B and C, dash murders A in consequences the evidence dash relevant as showing the motive of murder, irrelevant under section 43 of Indian Evidence Act। चलिए, ब्लैंक्स भी देखिए। स्पेशलिटी चीज हो रही है यहाँ पे कि क्वेश्चन में ब्लैंक दिया गया है। चलिए, कोई बात नहीं। तो बता दूं मैं आपको इसका आंसर, या आप बता रहे हो? मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आप इस आंसर को एकदम ध्यान से देखें। रेलेवेंट एज शोइंग द मोटिव फॉर मर्डर, ठीक है। कालू प्रोसिक्यूट्स खेमा फॉर डैश कार फ्रॉम हिम। खेमा is convicted had sold to him before his conviction. Judgment of conviction of Khema is for dash between and Ganesh's. I know these blanks are very this thing, but I will say कि आप इसको blanks को complete करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस बारे में बात कर रहा है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टीलिंग के बारे में बात कर रहा है, कि वो स्टील कर रहा था कार फ्रॉम हिम। कन्विक्टेड बिफोर द कन्विक्शन, बिफोर कालू आफ्टरवर्ड्स, एक ही मिनट, हाँ। चलो मैं रीड कर देती हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन को ना थोड़ा घुमा के लेना था मुझे, पर ये सीधा पूछा है मैंने। कालू प्रोसिक्यूट्स खेमा फॉर स्टीलिंग अ कार हिम, ठीक है। खेमा इज कन्विक्टेड, कालू आफ्टरवर्ड्स had sold him. The judgment of conviction of Khema for in the suit between, or a suit between, तो ये तो 100% रेलेवेंट या इरेलीवेंट की बात कर रहा है। ये तो 100% इरेलीवेंट की बात कर रहा है। इसकी रेलेवेंसी क्या है ना, ये टोटली इरेलीवेंट है। चलिए, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री, वाइफ ऑफ contested by a dying, the allegation, एक मिनट, हाँ। A prosecutes B for adultery of wife. B contested the dying. The dash B was found guilty and convicted. Dash subsequently C prosecution on bigamy on the allegation that she had during the substitute of her marriage with and contested by dying that she was to in the case against C, the judgment for first class against B is। इसको मैं ना आपको पूरा रीड करके बताती हूँ, ठीक है। A prosecutes B for adultery. Wife adultery with C होना चाहिए यहाँ पे। Wife of A adultery with C। ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा adultery with C, ठीक है, ये थोड़ा इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। contested by dying, B contested by dying by denying the allegations
by denying the allegations, I know I'm taking your time. B was found guilty and convicted in, ये इररेलेवेंसी है, टोटल तो क्वेश्चन ही इररेलेवेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैरिज कंटेस्टेड डाइंग डिक्लेरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको अगले इसमें बता दूंगी, ठीक है। अगर आप डैश टू डैश बताओगे तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो लेट्स प्ले स्टार्ट, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन वेट अ मोमेंट, ये एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विद सी, ठीक है। A's wife denies that C is A's wife, but the court convicts B for adultery, and afterwards C is prosecuted prosecuted for bigamy in the marrying of B during A's lifetime. A's lifetime. C says that never she was A's wife. Without the statement is correct as per the Indian Evidence Act. तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट पूछा गया है, जजमेंट हुई किसके अगेंस्ट? बी इज नॉट रेलिवेंट अगेंस्ट द सी, ठीक है। चलिए, द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट असर्टेशन, द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट आर इनएडमिसिबल इन सिविल सूट की बात की जा रही है, ठीक है। द फाइंडिंग्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी देखो आप, कहीं ना कहीं यहां से आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। एक्विटल और कन्विक्शन in a criminal case, no evidentiary value of subsequent civil litigation except for the limited purpose of showing that there was a trial of dash is an acquittal conviction as the। अब यहाँ पे ट्रायल की जो बात की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट्स आप चेक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि acquittal for the conviction of the criminal case has no evidentiary value in subsequent civil litigation except the limited purpose of showing that there was a trial of resulting in acquittal। तो यहाँ पर बोथ ए आर ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। या ये जो क्वेश्चन था ना, ये 2017 में पूछा गया था और वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। मैंने ब्लैंक्स इसलिए रखे हैं क्योंकि आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करें। जजमेंट ऑफ अ सिविल कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन क्रिमिनल कोर्ट अंडर दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ, तो ये तो बिल्कुल झूठ है यार, तो फॉल्स। Which of the following statement is not correct? तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन दी कोर्ट, ये कोर्ट की मर्जी है ना, तो एक्सपर्ट ओपिनियन की कोर्ट के ऊपर थोड़ी मर्जी चलेगी। चलिए, एनी पार्टी टू द सूट में शो दैट एनी जजमेंट, मेरे को तो मजा आ रहा है क्योंकि ऑर्डर विच इज रेलिवेंट फॉर dispute 41 and 42 which has been proved delivered by the court not competent to deliver, not competent होना चाहिए, not competent to be delivered। फिर in a suit to which the proceedings to which it was not a party, she was not a party, was not a party, a result in the gross negligence, ठीक है। a state more than 12 years old, ठीक है। डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट, नॉट कंप्लीटेड टू बी डिलीवर्ड, सीधा सा हिसाब है। रेलेवेंसी की बात पूछी गई है। द प्रिंसिपल ऑफ 64 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से एक्सटेंड 64 को लेकर बोला गया है, तो कहां पर 64, सॉरी, द प्रिंसिपल
64 नहीं होना चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 44 होना चाहिए। व्हाट द हेल। मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कल्यूशन और तो मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये सेक्शन 44 है यहाँ पर। ओके, चलिए। द ऑस्टोपैथी रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द मेडिकल एग्जामिनर इज, ये तो ओपिनियन लेता है ना एविडेंस के टाइम पे, है ना, तो ओपिनियन एविडेंस लिया जाता है इसके अंदर। रेलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस इज कंटेन इन, रेलेवेंसी के बारे में बोला गया है तो 45 से 48 रेलेवेंसी की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करूं, तो ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज बाइंडिंग अपॉन द जज ऑलवेज, जो भी वो बाइंड तो होता ही है ना। चलिए, फर्दर, द सेंट्रल रूल इज द ओपिनियन ऑफ बिलीफ of a witness is irrelevant. Certain exceptions to the following have been laid down in the Indian Evidence Act, the section containing these exceptions, इसमें से 50 to 55 क्या exception है, 10 to 15, 6 to 9, तो 45 to 51 is the exception. Opinion of experts are relevant under which of the following section of Indian Evidence Act, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 45 बोला गया है, 46, 47, 48, तो डेफिनेटली ये 45 की बात करता है। चलिए, अंडर सेक्शन 45 द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर रेलेवेंट फैक्ट्स एज टू, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द हैंडराइटिंग, आइडेंटिफाई द फिंगर इंप्रेशन, आइडेंटिफाई द हैंडराइटिंग ऑफ फिंगर इंप्रेशन बोथ, है ना, नाइदर द आइडेंटिफाई हैंड, तो बिल्कुल नहीं। अंडर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी फॉर, 45 के अंदर ओपिनियन के बारे में अगर मैं कहूं तो हैंड राइटिंग ऑन अ फिंगर इंप्रेशन भी होता है, फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, तो बोथ ए एंड बी। चलिए, 88 एन एक्सपर्ट ओपिनियंस इज अ पर्सन, अब ये एक्सपर्ट ओपिनियन जो अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कौन सा पर्सन होता है, जिसको दिमाग होता है, रिक्विजिट स्किल अपॉन द मैटर गिविंग एन ओपिनियन, है ना, स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, तो फ्लुएंट इंग्लिश से क्या होता है, हिंदी वाले क्या करेंगे, हाँ, एक्सपर्ट इज डिटेक्टिंग लाइज, बाप रे बाप, ठीक है, जिसको स्किल हुए। In which of the following cases the Supreme Court of India observed that even a student may be treated as an expert under 45 of the Indian Evidence Act, इसमें से ये जो केस पूछा गया है, तो ये जो केस है ये कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता 1983 का केस है। ठीक है, इस केस को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, एक बार रीड तो पक्का करिएगा, मैंने तो आपको बहुत सारे केसेस ऑलरेडी बताए हैं। अंडर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑफ विटनेस इज conclusive, not relevant, not admissible, not a conclusive proof। ठीक है, 45 को देखिए, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अंडर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ conclusive proof, is not supportive in nature, है ना, incorroborative in nature। चलिए, ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के बारे में कहूं तो always need corroboration, inadmissible, in always binding on the court, can be acted without corroboration, तो ये ओपिनियन के बारे में कहा गया है, तो कैन बी एक्टेड विदाउट कोलैबोरेशन। ठीक है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज, यहाँ पर ओपिनियन एक्सपर्ट जो होगी सपोर्टिव होगी, कोलैबोरेटिव होगी, नेचर ऑफ द रेलेवेंट एंड बट अनसेफ, सपोर्टिव तो नहीं होती, कॉन्क्लूसिव और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। Who amongst the following is an expert under Indian Evidence Act? Handwriting, finger expert, ballistic expert, all of the above, तो सभी के सभी। The report of a medical officer stating the injuries of the victim, अब मैं आपको ये रिपोर्ट के बारे में बताऊं, ये रिपोर्ट जो मेडिकल ऑफिसर जो है विक्टिम की इंजुरीज के बारे में बताता है, तो रेलेवेंट होगा, एडमिसिबल होगा एविडेंस के ऊपर, है ना, क्योंकि कौन बता रहा है, मेडिकल ऑफिसर बता रहा है। इसको हमने सीआरपीसी कौन से सेक्शन में पढ़ा है मैं बता दूं, और आपको ये 2016 में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए, अंडर विच सेक्शन द इंडियन एविडेंस एक्ट डीएनए टेस्ट कैन बी एडमिटेड इन द एविडेंस, अब डीएनए के बारे में तो आप लोग जानते ही है कि भाई डीएनए टेस्ट क्या होती है ना, तो सेक्शन कौन सा है, 45 में बोला गया है डीएनए टेस्ट के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एन एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, टेस्टिफाई बोल रहा है, फॉरेन लॉ, मैटर ऑफ साइंस, क्वेश्चन ऑफ आर्ट, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अंडर 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट,
तो ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है अंडर 45, तो ये एक नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ होना चाहिए ना। कंक्लूसिव प्रूफ, नॉट रेलिवेंट, नॉट, तो इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। Under the provision of 45 Indian Evidence Act, the opinion of expert can be for, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई द फिंगर, अगर आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप आइडेंटिफाई ऑफ द हैंडराइटिंग की भी बात की जा रही है, तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों 45 में आते, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, मैंने 100 क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर लिए। तो 300 क्वेश्चंस पहले मैं सीआरपीसी के लेके आई हूँ। अब वहां से ही कंटिन्यूशन में एविडेंस के भी क्वेश्चंस आएंगे, और एक और पेपर आएगा आपको आपके सामने आगे में, और एक क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी। होप जो अभी जुडिशरी वाले हैं जिनका यूपी वालों का तो एग्जाम है परसों, तो उनके लिए तो हेल्पफुल क्वेश्चंस है, एक बार देख के जाएं तो बहुत अच्छा है। चलिए मिलते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई ब्लेस ईच एंड एवरीवन की जो भी एलएलबी, बीएसएल, जो भी पेपर्स लिखने वाले हैं जिनके अब एग्जाम्स हैं, उनको वेरी वेरी बेस्ट। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सिर्फ पढ़े ना, क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, क्योंकि ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि हम पढ़ के भी जाते हैं और हमें मालूम भी होता है। तो बेटर मेरा ये कहना रहेगा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए और 100% अपने रिजल्ट्स को पाइए। चलिए बाय बाय ऑल। गॉड ब्लेस अस ऑल। नमस्ते।